गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उद्योगों के प्रकार के विषय में पढ़ रहे हैं कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उसका वर्गीकरण हमने कल किया था, जिसमें से एक टाइप ये रह गई है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व मतलब उसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है, उसके आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं। जिसमें सबसे पहले है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र में के उद्योग होते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास होता है, उसका स्वामित्व एक ही होता है, एक व्यक्ति होता है। ये निजी संगठन द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में होते हैं। देखिए, ये बात आप समझ रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में भी किए होंगे। विकासशील, विकसित देश। विकासशील वो होते हैं जो विकास कर रहे हैं, और विकसित देश वो होते हैं जो विकास कर चुके हैं। इसी तरह से जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर सरकार का पूरा अधिकार होता है, वो समाजवादी होते हैं। और इसी तरह से जो निजी क्षेत्र होते हैं वो पूंजीवादी होते हैं। वहां पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, तो श्रमिकों का शोषण ज्यादा होता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अनुसार ही श्रमिकों को काम देता है और वेतन भी देता है। कई बार काम ज्यादा लिया जाता है और वेतन कम किया जाता है। तो इस तरह से इसमें ये एक तरह की पूंजीवादी है, और इसमें श्रमिकों का शोषण बहुत होता है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन। सब संयुक्त कंपनी के अनुसार निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी संयुक्त प्रयासों द्वारा की जाती है। तो इस तरह से ये तीन तरह के उद्योग हैं। सार्वजनिक, जिसे समाजवादी भी कहते हैं, निजी, जिसे पूंजीवादी कहते हैं, और मिश्रित, संयुक्त को हम मिश्रित भी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार और निजी दोनों का अधिकार होता है। परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग क्षेत्र, ये भारी उद्योग के क्षेत्र है। इसमें कोयले की खानों के पास इन्हें लगाया जाता है। जैसे लोहा इस्पात का उद्योग है, तो उसे कोयले की खान के पास लगाया जाता है, क्योंकि कोयले को और लोहे को बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट महंगी भी पड़ती है और मुश्किल भी होती है। इसलिए जितने भी भारी उद्योग हैं वो उन्हीं जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाए। तो कोयले खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रासायनिक निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इन्हें धुआं व चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। पुराने ढंग से उद्योग लगाए जाते हैं। इसमें शक्ति के संसाधन भी पुराने, जैसे कोयला यूज किया जाता है, परंपरागत साधन यूज किए जाते हैं। लेकिन आजकल जल विद्युत और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करके, जिससे प्रदूषण में कमी आ जाती है। तो ये परंपरागत औद्योगिक प्रदेश है, जिसकी पहचान है निर्माण उद्योग में रोजगार का उत्पादन ऊंचा होता है, क्योंकि वहां पर जो मशीनें होती हैं वो कम होती हैं, घटिया किस्म की होती हैं। तो इस तरह से वहां पर जितना कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा कराया जाता है। इस वजह से उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा रहता है। वातावरण अनाकर्षण होता है, जिसमें गंदगी के ढेर लगते हैं, प्रदूषण बहुत होता है। और इसके अलावा बेरोजगारी भी की समस्या, उत्प्रवास और विश्वव्यापी मांग कम होने के कारण कारखाने बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें धुआं भी बहुत होता है। प्रदूषण बहुत होने की वजह से यहाँ पर जो उत्पादन है उसमें भी कमी रहती है। नेक्स्ट है जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र। ये पहले यूरोप में आता था। यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। यह कोयले की मांग में कमी के कारण ये बंद हो गया है। यहाँ पर लोहा आज तक भी समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी जल मार्गों से दूसरे स्थान से आयात किया जाता है। आयात करके उसके बाद उद्योग लगाए जाते हैं।
तो इस तरह से जो कोयले के क्षेत्र हैं वो भी यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं और लोहे को भी दूसरे स्थानों से यहाँ आयात किया जाता है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रोड से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आई है। इन्हें प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या होने भी लगी है। अब रोड का भविष्य की संपन्नता कोयले एवं इस्पात की बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाना और इसके साथ बड़े बड़े कारखाने और रासायनिक संयंत्र बनाने के विश्वविद्यालय आदि यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, जिससे नया रूर भूदृश्य विकसित हो गया है। पहले रूर का जो था वो क्या था, वो एक कोयला क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहां पर लोहा इस्पात बनाया जाता था। लोहे की भी खानों में कमी आ गई और कोयले में भी कमी आ गई, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ज्यादातर कार्य क्या किया जाता है, बड़े बड़े बाजार बन गए हैं और यहाँ पर नए रासायनिक संयंत्र और विश्वविद्यालय बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज इसे उसके नाम से जाना जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, उसके लिए क्या चाहिए होता है, ये मैंने कल भी बताया था कि कच्चा माल इसके लिए लोहा और कोयला है। जहाँ पर भी इजीली मिल जाता है वहीं पर इसे उद्योग को लगाया जाता है। ये भारी उद्योग भी कहलाता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल का उपयोग लाया जाता है और उत्पादन जो होता है वो भी भारी होता है। दोनों चीजें भारी हुई। लोहा अगर हम कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी भारी होता है जब बन जाता है। लोहा निकालने के लिए लोहा एस्के को झोंका भट्टियों में कार्बन, फिर इसे लोहा, जब हम जो लोहा एस्क हमें जमीन के अंदर से मिलता है वो एक अशुद्ध लोहा होता है। उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, लोहा एस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ पिघलने के लिए रखा जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकालकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इस कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, जिससे लोहे के अंदर चमक आ जाती है। यदि हम अकेला खाली लोहा इस्तेमाल करेंगे तो उसे जंग लग जाएगा और उसमें चमक भी नहीं होगी। मैग्नीज मिलाने से इसके अंदर चमक आ जाती है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप रही है, जहां लोहा एस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाए, या यह ऐसे स्थान पर भी अवस्थित होते हैं जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पतन के समीप। पतन बंदरगाह को कहते हैं, उनके नजदीक भी यदि इसे लगाया जाए तो दूसरे स्थानों से इजीली कच्चा लोहा और कोयला अवेलेबल हो जाता है। परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचलन कम महंगा है की स्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार में उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा किया जाता है। अब छोटे इस्पात संयंत्र में केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने का, और यह एक जटिल उद्योग है। इसमें पूंजी की भी ज्यादा आवश्यकता रहता है। विश्व में इसका वितरण उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकसित देशों में ये इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या है, अपलेशियन प्रदेश, महान झीलों में शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बैफलो और डुलुथ तथा अटलांटिक तट में जो यहाँ पर पृथ्वी जो उत्तरी अमेरिका है उसके एक तरफ अंध महासागर लगता है, जिसे हम अटलांटिक तट कहते हैं। एक तरफ अंध महासागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। और संयुक्त राज्य और उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन प्रदेश भी है, जिसमें महान झीलों वाला क्षेत्र पाया जाता है। 5 झीलें जो है वहां पर बहती हैं और इसका विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग यहाँ का अब तो महत्व घट रहा है, लेकिन यहाँ का जो मेन इस्पात इंडस्ट्री थी यहाँ पर
वो पिट्सबर्ग क्षेत्र में थी। तो पिट्सबर्ग जो है बहुत ही माना हुआ वहां पर पहले लोहा इस्पात का उद्योग था, लेकिन अब वहां पर ये घट रहा है, इसलिए इसको जंग की कटोरे के नाम से जाने लगा है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, टोटरमुंड, ड्यूसडोर्फ और एसेन, फ्रांस में लिगुटिसोट और सेंट इटिनी, सोवियत रूस में मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग। इसमें से जो आप देखिए, आपने मेन इसमें से जैसे उत्तरी अमेरिका लिखा है, उत्तरी अमेरिका के कुछ जगहों के नाम मैंने आपको बताया, जैसे झील वाला क्षेत्र अपलेशियन क्षेत्र है। इसी तरह से पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है पहले वो लोहे का कारखाने के रूप में माना जाता था, लेकिन वहां पर अब घट रहा है तो इसे जंग के कटोरे के नाम से भी जाना लगा, क्योंकि ये इस तरह से इसके दो नाम हो गए। अगर हम पूछेंगे कि पिट्सबर्ग क्षेत्र लोहा इस्पात का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। यदि हम जंग का कटोरे के बारे में पूछेंगे तब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ये आते हैं। और इसके अलावा यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, ये आप 2-3 नाम इसके याद कर सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में भी है। इस तरह अलग अलग जगहों के नाम हैं, आपने उन क्षेत्रों के नाम याद रखने जहां पर लोहा इस्पात केंद्र है। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा चीन में शंघाई। इस तरह 2-3 नाम आपने भारत में जमशेदपुर, ठीक है, और रोडकेला, भिलाई, बोकारो, ये आपने भारत वाली बुक में भी पढ़ा है, विशाखापट्टनम में। इन जगहों पर लोहा इस्पात के कारखाने हैं। नेक्स्ट है हमारा सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली एवं कारखाने में किया जाता है। हथकरघा क्या होता है, जो हाथों से सूत का निर्माण किया जाता है। ये एक तरह से बहुत सारे श्रमिक जो है मिलकर सूत का कार्य करते हैं हाथों से। अब इसकी जगह बिजली गर्दा ने भी ले ली है, क्योंकि वो जो चीज हम हाथों से करते थे, धागा सूत बनाना, वही काम अब मशीनों से भी होने लग गया है। हथकरघा वाले में ना तो बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, इसमें ज्यादा श्रमिकों की लेकिन आवश्यकता होती है। यह श्रमिक अर्ध कुशल भी हो सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, इन्हें रोजगार मिल जाता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने खादी का उपयोग करने पर बल दिया था। तब यहाँ पर इस तरह से हथकरघा उद्योग स्थापित किए गए थे। सूत की कताई बुनाई का कार्य किया जाता था, उसे हथकरघा उद्योग कहते हैं। बिजली गर्दा में कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कम आवश्यकता होती है श्रमिकों की, क्योंकि अधिकतर कार्य क्या होता है मशीनों से कर देते हैं। इसलिए उत्पादन भी ज्यादा होता है, क्योंकि मशीनों से इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करके उत्पादन को भी बढ़ाते हैं। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा से उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छे किस्म की कपास चाहिए। विश्व में 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इस तरह से इन क्षेत्रों में होता है। और इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देशों में जापान भी यहाँ से इन क्षेत्रों से जापान क्या करता है, कपास को आयात करता है। जापान विश्व का सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन है, जापान में होता है सबसे ज्यादा, लेकिन वहां पर कपास नहीं होती। जापान क्या करता है, दूसरे देशों से कपास का आयात करता है, मंगवाता है, और अपने यहाँ इसने कई प्रकार के सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए हुए हैं। कपास का आयात वो यूरोप से भी करता है और देशों से भी करता है। वर्तमान में इस उद्योग में कृत्रिम रेशों के साथ इसकी कंपटीशन चल रहा है। जहां पर हम लोग प्योर कॉटन के कपड़े पहनते थे, अब हल्का सा उसमें मिक्स होता है, तो वो जो आर्टिफिशियल कपड़े, हम आर्टिफिशियल रेशे के कपड़े पहनने लगे हैं। पहले कॉटन के पहनते थे, अब उनकी जगह आर्टिफिशियल रेशों ने ले ली है। और ये जो है, उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में
जो 70 के दशक हैं वहां पर जर्मनी ने इस उद्योग में काफी प्रगति की थी। अब इसके उत्पादन में कमी आती जा रही है। यह उद्योग वहां पर विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया है, जहां पर श्रम लागत कम है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। निर्माण प्रक्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम बड़ी पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियर उत्पादों का निर्माण गहन शोध विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इसमें जो सफेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, जो उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण, इस तरह से वैज्ञानिक, ये सारे इसमें आते हैं। इन्हें हम सफेद कॉलर भी कहते हैं। सफेद कॉलर क्या होते हैं? ये उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक होते हैं। ये जो वास्तविक श्रमिक होते हैं उनसे ये अधिक उच्च कोटि के श्रमिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, जिसे कंप्यूटर का निर्माण करना, डिजाइन बनाना और धातु को पिघालने, शोधन के लिए इलेक्ट्रिक नियंत्रण और नए रासायनिक और औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। इस तरह से ये जो सफेद कॉलर श्रमिक है, ये उच्च तकनीकी का प्रयोग करते हैं और उसका विकास भी करते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जाता है। ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रादेशिक केंद्र आत्मनिर्भर और उच्च विशेषता के लिए होते हैं। इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जाते हैं। आसपास कोई भी रहने का स्थान नहीं होता लोगों के, तो कुछ क्षेत्र अब ऐसे हो गए हैं। अब प्लानिंग से उस नगरों का जो नक्शा है बनाया जाता है, ताकि जितने भी उद्योग हैं वो खुले स्थानों पर लगाए जाएं। और इसके साथ सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिलेटन के समीप सिलिकॉन वन और प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं, जहां पर आराम से वो जो चीजें चाहिए होती है वो भी मिल जाती हैं और उद्योग लगाने के लिए, और प्रदूषण भी कम होता है। विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण का बड़ा योगदान है। लोहा इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने आज चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह के उद्योग पढ़े, जिसमें जर्मनी के रूर क्षेत्र के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर हमने लोहा इस्पात का उद्योग पढ़ा और सूती वस्त्र उद्योग। जैसे मैंने आपको बताया है, सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे ज्यादा जापान में होता है। जापान में कृषि का उत्पादन कम होता है। जापान दूसरे देशों से कपास को आयात करते हैं और वहां पर इस उद्योग को लगाते हैं। जापान में सूती वस्त्र उद्योग अधिक होने के क्या कारण हैं? उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहां पर श्रमिक कुशल हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं और तापमान भी, जलवायु भी उस सूती वस्त्र उद्योग के अनुकूल है। सूती वस्त्र उद्योग होने के लिए सबसे ज्यादा जो जलवायु की कंडीशन है वो ये है कि जलवायु में नमी की मात्रा का होना। यदि शुष्क जलवायु है, वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगाने में कठिनाई होगी, क्योंकि उसका जो धागा होता है वो बार बार टूटता रहता है अगर मौसम शुष्क है। यदि मौसम में नमी की मात्रा है तो वहां पर धागे के टूटने की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में जलवायु में नमी होती है, उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है। जैसे जापान भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, और इसके अलावा भारत का दक्षिण वाला भाग, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये भी जल के समीप है। यहाँ पर भी जलवायु नमी युक्त होती है, इसलिए यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है। कुछ कंडीशन चाहिए, मशीनें होना, श्रमिक होना, पूंजी होना। ये तो हर एक तरह के उद्योग के लिए चाहिए कि श्रमिक का होना भी जरूरी है, लेकिन इस उद्योग के लिए श्रमिकों की मात्रा और उद्योगों से ज्यादा होती है। तो जहां पर जनसंख्या अच्छी होती है, ज्यादा होती है,
या फिर कुशल श्रमिक पाए जाते हैं, मशीनें बहुत अच्छी होती है, वहां पर इस उद्योग को लगाया जाता है, जिसमें विश्व में सबसे ज्यादा जापान में सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। हमने यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात का उद्योग के बारे में पढ़ा। बाकी चीनी उद्योग है, इसके बारे में भी आप, पेट्रोसैनिक उद्योग हैं, आप इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत नोट्स बना के दूंगी, और कुछ आप भी इस चैप्टर के मैं PDF बनाकर भेज रही हूँ, इसे पढ़ो और अपने नोट्स तैयार करो।